प्रिय साथियों, जेंडर मॉड्यूल के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। ये मॉड्यूल ग्राम स्तर पर आम जन को स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्तियों के लिए निम्नलिखित 2 उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। पहला उद्देश्य है इस मॉड्यूल के माध्यम से ये समझना कि कैसे एएनएम एक स्वास्थ्य कार्यकर्ती के रूप में कई बार लाभार्थी के स्वास्थ्य हितों को ध्यान में रखने की बजाय अपनी सामाजिक रूढ़ियों और मान्यताओं से प्रभावित होकर व्यवहार करती हैं, जिसका नकारात्मक असर लाभार्थी के ऊपर पड़ता है और वे गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। दूसरा उद्देश्य है उन 5 व्यवहारों को जानना जिनको अपनाकर एएनएम अपने छाया वीएचएनडी सत्र को जेंडर आधारित भेदभाव और पूर्वाग्रह से मुक्त कर सकती हैं, ताकि वहां आने वाले हर व्यक्ति को उचित स्वास्थ्य सेवाएं उनकी जरूरत के आधार पर मिल सकें। इस जेंडर मॉड्यूल को 6 अध्यायों में बांटा गया है। पहला अध्याय पुनरावृत्ति। इस अध्याय में हम जेंडर ई मॉड्यूल के भाग 1 में देखी गई कुछ घटनाओं पर चर्चा करेंगे। दूसरा अध्याय हमारी एएनएम दीदी। इस अध्याय में हम एएनएम के कार्य को समझते हुए यह जानेंगे कि एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में उनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां क्या होती हैं। तीसरा अध्याय हमारी चुनौतियां, हमारे समझौते। इस अध्याय में हम एएनएम की दोहरी जिम्मेदारियों और उन जिम्मेदारियों को निभाने में आने वाली चुनौतियों को 2 फिल्मों हमारे संघर्ष और जिम्मेदारी बनाम चुनौतियां के माध्यम से समझेंगे। चौथा अध्याय काश एएनएम दीदी समझ पाती। इस भाग में हम एएनएम कैसे अपनी सामाजिक मान्यताओं और रूढ़ियों से प्रभावित होकर व्यवहार करती हैं और कैसे इसका नकारात्मक असर लाभार्थी के ऊपर पड़ता है, ये जानने का प्रयास 2 छोटी फिल्मों बेरुखी की वजह से दूरी एवं और क्या चाहते हो मुझसे के माध्यम से करेंगे। 5वां अध्याय सुरक्षा और संवेदना की छाया, यानी जेंडर आधारित भेदभाव से मुक्त छाया वीएचएनडी। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सुरक्षा और संवेदना की छाया क्या होती है और किस प्रकार स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जेंडर संवेदनशील व्यवहार को अपनाकर जेंडर आधारित सामाजिक रूढ़ियों और मान्यताओं को सकारात्मक ढंग से संबोधित कर सकते हैं, ताकि हर एक महिला, दंपति एवं बच्चों को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएं। इसको और गहराई से समझने के लिए देखेंगे फिल्म मेरा वाला वीएचएनडी। छठे यानी आखिरी अध्याय में हम उन 5 व्यवहारों के बारे में जानेंगे जिन्हें अपनाकर एएनएम छाया वीएचएनडी सत्र को जेंडर आधारित भेदभाव से मुक्त कर सकती हैं। अध्याय 1 पुनरावृत्ति। आइए इस मॉड्यूल की शुरुआत करते हैं जेंडर ई मॉड्यूल के पहले भाग में देखे गए कुछ दृश्यों को याद करके, जिन्हें देखकर हम सोचने पर मजबूर हुए। जब सरिता अपनी प्रसव पूर्व जांच के लिए छाया वीएचएनडी सत्र पर जाती है और वहाँ एएनएम को रूपा को डांटते हुए देखती है। इतनी कम उम्र में तीसरी बार माँ बन रही हो, तुमको पता है तुम्हारा और होने वाले बच्चे का हाल क्या होगा? पता नहीं तुम लोग इतने लापरवाह क्यों होते हो? बच्चों के प्रति कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? इसके साथ हमने ये भी देखा कि जब नीलम किशोरावस्था में थी और उसे माहवारी शुरू हुई तो उसकी माँ उससे कहती है, बस अब जितना लिखना पढ़ना था लिख पढ़ चुकी। एक औरत का जन्म तभी सफल होता है बिटिया जब वो अपने घर को बेटा दे दे। गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए एएनएम का ये समझना बेहद आवश्यक है कि स्वास्थ्य इकाई या छाया वीएचएनडी सत्र पर आने वाली महिलाएं जेंडर आधारित मान्यताओं और रूढ़ियों से प्रभावित होती हैं और वे समाज की सोच के अनुकूल व्यवहार करना चाहती हैं। ऐसे में वे अपने स्वास्थ्य हितों को ठीक से न समझ पाने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं की मांग भी नहीं करती हैं। ऐसे में एएनएम के लिए बेहद आवश्यक है कि वह जेंडर आधारित सामाजिक रूढ़ियों और मान्यताओं को संबोधित करते हुए ही लाभार्थी, खास तौर से महिलाओं और दंपतियों से चर्चा करें और उन्हें परामर्श दें। अध्याय 2 हमारी एएनएम दीदी। मॉड्यूल के अगले भाग पर बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले जानते हैं कि एएनएम कौन है और उनकी क्या भूमिकाएं हैं। एएनएम का मतलब ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ होता है, यानी सहायक नर्स एवं दाई। आमतौर पर एएनएम स्वास्थ्य इकाइयों पर बच्चों व गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करने के लिए ही जानी जाती हैं, जबकि एएनएम की भूमिका सिर्फ बच्चों और महिलाओं का टीकाकरण करना ही नहीं होता, बल्कि गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की संपूर्ण जांच एवं उनको परामर्श देना, दंपति खास तौर से नव विवाहित दंपतियों को परिवार नियोजन सेवाओं से जोड़ना,
0 से 5 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच, रेफरल एवं किशोर किशोरियों को परामर्श प्रदान करना आदि भी है। यानी किसी भी लाभार्थी को सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएं, ये एएनएम सुनिश्चित करती है। ग्राम स्तर पर आयोजित होने वाले छाया वीएचएनडी सत्र पर एएनएम की निम्नलिखित जिम्मेदारियां होती हैं। प्रसव पूर्व सेवाएं जैसे बीपी की जांच, खून की जांच एवं पेशाब की जांच प्रदान करना, बच्चों का नियमित टीकाकरण करना, उच्च जोखिम युक्त एवं गंभीर एनीमिया से ग्रसित गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनकी लाइन लिस्टिंग करना और उन्हें सभी स्वास्थ्य सेवाएं एवं परामर्श देना, स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर सही परामर्श व सहयोग के साथ प्रसव सेवाएं प्रदान करना, लाभार्थियों से फॉलो अप करना, महिलाओं और दंपतियों के साथ परिवार नियोजन पर चर्चा कर उन्हें परिवार नियोजन साधनों की जानकारी देना और निश्चित करना कि वे आपसी सामंजस्य के साथ किसी साधन को अपनाएं और समस्त गर्भवती महिलाओं को दूसरी या तीसरी तिमाही में PMSMA दिवसों पर जाने के लिए प्रेरित करना। यानी समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में एएनएम की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में यदि एएनएम स्वास्थ्य इकाई पर आने वाली महिलाओं की उनके घर में स्थिति कैसी है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता कितनी है एवं वह किन सामाजिक मानकों से प्रभावित हैं आदि को जब तक समझेंगी नहीं, तब तक वह स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग को बेहतर नहीं बना पाएंगी। खास तौर से महिलाएं और बच्चे सभी जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उपरोक्त समस्त सेवाओं को समुदाय स्तर पर प्रदान करना एएनएम के लिए आसान नहीं होता है, बल्कि उन्हें इन जिम्मेदारियों को निभाने में तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। खास तौर से मलिन बस्तियों और ग्रामीण स्तर पर महिलाओं और बच्चों को सही स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना बेहद चुनौती भरा होता है, क्योंकि वहां जानकारी और शिक्षा के अभाव में अक्सर लोग सामाजिक रूढ़ियों और मान्यताओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। ऐसे में कई बार वे समाज के अनुकूल व्यवहार करने के चक्कर में अपनी स्वास्थ्य आवश्यकताओं की अनदेखी कर देते हैं। इसी प्रकार एएनएम भी कई बार अपनी जेंडर आधारित सोच और मान्यताओं की वजह से लाभार्थी को उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं के आधार पर नहीं, बल्कि जो समाज और घर में अपेक्षित हैं, उस आधार पर परामर्श देती है। ऐसे में कई बार वे जाने अनजाने लाभार्थी के स्वास्थ्य हित की अनदेखी भी कर देती है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। हर एक एएनएम दोहरी जिम्मेदारियों से घिरी होती है। एक तरफ वह स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी के तौर पर चुनौतियों का सामना करती है, तो वहीं दूसरी तरफ वह छाया वीएचएनडी सत्र पर आने वाले लाभार्थियों की एएनएम दीदी से जुड़ी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश भी करती है, जिसमें उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दोनों ही स्तर पर उससे अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं। आइए एएनएम के इस संघर्ष को एक एएनएम के द्वारा ही समझते हैं, एक छोटी सी फिल्म हमारे संघर्ष के माध्यम से। मैं सुबह 5-5:30 बजे उठ जाती हूँ। मुझे सुबह ड्यूटी जाना, बच्चों को स्कूल जाना, तो इसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं तुरंत अपना बैग तैयार की हूँ। इसके बाद मैं 9:30 बजे घर से निकली। वहाँ से कम 1 किलोमीटर मुझे पैदल चलना पड़ता घर से। इसके बाद मैं ऑटो लिए, ऑटो से मैं हाईवे पर उतरी। वहाँ से अब हमारा सेंटर आधा किलोमीटर है। वहाँ से 2 बैग लेके मैं अपने सेंटर आई पैदल। बच्चे छोटे होते हैं तो ड्यूटी करने में बहुत कठिनाई होती है, जब तक घर में कोई गार्जियन न हो देखभाल करने के लिए। बच्चों को भी देखना और ड्यूटी भी देखना है। एक गांव की महिलाएं घर में जो हैं उनकी बात और हम लोग जैसे बाहर हैं तो बहुत अंतर होता है। न तो समय से खाना हो पाता है, नींद भी प्रॉपर नहीं हो पाती है। काम तो करना ही है, अगर काम नहीं करेंगे तो भाई हमारा फील्ड भी नहीं बन पाएगा। अगर फील्ड नहीं बनेगा तो काम हम अपने जो है ऊपर अधिकारियों को भी जो है क्या हम रिपोर्टिंग कर पाएंगे। इसलिए तो हमको टाइम से ड्यूटी भी करना है। भाई काम नहीं करेंगे तो आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं होगी। कुछ फैमिली ऐसी है जैसे अशिक्षा का एकदम अभाव है, घुमंतु टाइप है। उनको अगर कोई बात बताया जा, समझाया जा तो बिल्कुल नहीं समझते। ऐसे परिवार हैं कि अगर परिवार कल्याण के बारे में उनको बताया गया तो कहेंगे बच्चे हमारे हैं, परिवार हमारे हैं, हमको खिलाना पिलाना आपसे क्या मतलब है।
स्पेशलाइजेशन के बारे में बताया गया कि अब बच्चे आपके सीमित हो गए, परिवार हो गए हैं, अब आप जो है परिवार कल्याण की सुविधाएं ले लीजिए। माँ तो इच्छुक होती है, लेकिन घर की जो बूढ़ी दादियाँ होती हैं वो तो बिल्कुल तैयार नहीं होती हैं। बहुत ऐसे परिवार रहते थे, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। काम के लिए अगर ले जाना पड़ता था तो पूरे परिवार से परामर्श लेना पड़ता था। इसके बाद वहाँ जैसे बेचंडी सत्र हमको आंगनबाड़ी पर करना है। कुछ आंगनबाड़ी तो ऐसा है कि वहाँ बैठने की सुविधा नहीं है, न तो कुर्सी है, न तो टेबल है, न तो बैठने का दरी है। गर्मी है तो बहुत दिक्कतें होती हैं, न तो लाइट है, न पंखा है, न तो वॉशरूम की सुविधा है। 10 से 4 बैठना है, उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। हैंड पाइप भी नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। महिलाएं आती हैं 2 घंटे 4 घंटे 2 घंटे बैठी, परेशान होने लगती हैं, मुझे जाना है, आधी बात हुआ आधी बात नहीं हो पाती है। जैसे एएनएम ड्यूटी कर रही है, एएनएम के साथ साथ बीएसडब्ल्यू मेल भी होते हैं। अगर मेल वर्कर एएनएम का सपोर्ट कुछ कर दें तो एएनएम का काम थोड़ा इजी हो जाए, तो मेल वर्कर को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। मेल वर्कर आए, अपना अटेंडेंस लगाया, चेहरा दिखाया, उसके बाद चले गए। हाँ, जैसे टीका लग रहा है तो उसमें कुछ लोग ऐसे आते हैं, कहेंगे कि मेरे बच्चों को जल्दी करिए। तो मैंने कहा कि भाई जल्दी कैसे करें, और तो हमारे बच्चे हैं, मैं जल्दी कर दूंगी, जो सामने बैठे हैं वो तो कहेंगे कि मैं पहले आई हूँ, तो जब हम पहले आए तो उनको आप क्यों पहले लगा रही हैं। तो हमने कहा हमारे लिए तो सब बराबर हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, तुरंत कहेंगे कि प्रधान जी से मैं फ़ोन करवा रही हूँ, ये प्रधान जी के बहुत खास हैं, आप इनको जल्दी करिए। इसके बाद प्रधान जी का फ़ोन आता है, अरे मैडम आप जल्दी करिए, उनको बहुत इमरजेंसी, बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभी तो मजबूर होना पड़ता है, समुदाय को किसी तरह समझा बुझा के उनकी बात को आगे रखना पड़ता है। और कभी कभी डर लगता है कि भाई हम यहाँ इन्हीं के समुदाय में हैं, इन्हीं के क्षेत्र में हैं। घर पर अगर ये बात कह दें तो बच्चे या हस्बैंड वो भी कहते हैं कि तुम कैसे सुन ली हो ये बात, तुमको भी तो बोलना चाहिए। कभी कभी तो झिझक पैदा हो जाता है कि अगर हम ड्यूटी न करते, इस पोस्ट पर न होते, इनकी बात नहीं सुनते। उम्मीद है आपको फिल्म में दिखाई गई संध्या एएनएम के अनुभव नए नहीं लगे होंगे। आप में से तमाम लोग इस तरह की कई चुनौतियों का सामना करते होंगे। एक तरफ एएनएम के रूप में समुदाय को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना वैसे ही चुनौतीपूर्ण काम है, उस पर से एएनएम का महिला होने की वजह से ये चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। एक तरफ उन्हें समुदाय के स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व भी प्रदान करना है, वहीं उन्हें महिला होने की वजह से समाज के बनाए दायरे में सीमित होकर भी रहना है। और यदि एएनएम इस दायरे को लांघने की कोशिश करती है तो उसे तेज, घर तोड़ने वाली, अकड़ू, आधुनिक आदि समझा जाता है। यहाँ तक कि घर में भी उससे ये उम्मीद की जाती है कि उसकी पहली प्राथमिकता घर हो, बाद में उसका काम। यानी जब जेंडर आधारित सामाजिक मान्यताओं और सोच का दबाव एएनएम पर पड़ता है तो इसका नकारात्मक असर समुदाय की अन्य महिलाओं, दंपतियों और बच्चों पर भी पड़ता है। जब एएनएम के साथ जेंडर आधारित भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है तो एएनएम भी समुदाय में लाभार्थियों, खास करके महिलाओं, दंपतियों और अपनी सहकर्मियों के साथ जेंडर आधारित भेदभावपूर्ण व्यवहार जाने अनजाने में करती है। ऐसा होने से समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच आपसी सामंजस्य नहीं होता है, जिससे छाया वीएचएनडी सत्र पर आए लाभार्थियों, खास करके महिलाओं, बच्चों और दंपतियों को उनकी आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। समुदाय स्तर पर मुख्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाता होने के कारण एक एएनएम के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह समाज की बनाई रूढ़िवादी सोच, मान्यताओं और परंपराओं को दरकिनार कर स्वास्थ्य इकाई पर आए हर एक लाभार्थी को सम्मानजनक और गरिमापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करें, क्योंकि ऐसा न होने से लाभार्थी, खास करके महिलाएं, ये सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि काश एएनएम दीदी उनकी परिस्थिति, समस्या और उनकी बात समझ पाती, ताकि वे भी उनसे सभी जरूरी स्वास्थ्य सेवा ले पाती।
इस मुद्दे को और गहराई से समझने के लिए देखते हैं एक छोटी सी फिल्म, जिम्मेदारी बनाम चुनौतियां। ओफो, कितनी गर्मी है आज तो। अरे आशा। जी दीदी। और कोई नहीं आया अभी तक? क्या कर रही थी तब से? जाओ, जाके जल्दी जल्दी सबको बुला के लाओ। सारा काम खत्म करके वापस भी तो जाना है ना। दीदी, जब से राजेश के यहाँ तीसरी बार लड़की हुई है, उन लोगों ने सबसे कह दिया है कि टीका लगवाने की वजह से ही लड़की हुई है। और दीदी, आपको तो मालूम है ना, राजेश के भाई ने मुझे बीच चौराहे पर खरी खोटी सुनाई थी। हाँ हाँ, जानती हूँ। डरो नहीं, एक बार जाके फिर से सबको बुला के लाओ। अच्छा दीदी, जाती हूँ। आओ रीमा। कौन सा महीना चल रहा है? छठा महीना है दीदी। चलो, तुम्हारे खून की जांच कर लेती हूँ। हाथ आगे करो। बहुत कमजोर लग रही हो रीमा। हमारी 2 बेटियां हैं। घर वालों की वजह से फिर से कोशिश कर रहे हैं। शायद इस बार लड़का हो जाए। मैं तो थक चुकी हूँ। शरीर अब बिल्कुल साथ नहीं देता है दीदी। हम औरतों की यही कहानी है रीमा। ये कौन आया है तुम्हारे साथ? हमारी ननद है दीदी, बबीता। नमस्ते। काफी कमजोर लग रही है। 2 महीने बाद ब्याह है दीदी। अच्छा, खून की जांच हो गई है तुम्हारी। जाओ, जाके वजन करा लो। जी दीदी। विमला, 7 महीने के हिसाब से तुम्हारा वजन बहुत कम है, इसलिए ये दवाई सुबह शाम लेते रहना। ठीक है। अगली बार आना तो कार्ड जरूर लेकर आना। हाँ। कल्पना मैडम जी। अपनी पत्नी की जांच के लिए कॉल किए थे आपको। आप घर पे नहीं आई। चलिए अब तुरंत जांच कीजिए इनकी। अरे राम प्रसाद जी, आप बैठिए, मैं अभी देख रही हूँ। ऐसा है, मेरे पास बैठने उठने का समय नहीं है। तुरंत जांच कीजिए इनकी। गांव में आपको दोबारा तो आना है ना? अरे आप नाराज मत होइए, मैं अभी देख लेती हूँ। चलिए। हम लोगों को बैठाकर बड़े लोगों की खातिरदारी की जा रही है। कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर हमारे साथ कुछ हो जाए तो हमें कौन बचाने आएगा? आप लोग तो समझते ही नहीं हैं। उम्मीद है ये फिल्म आपको पसंद आई होगी। आइए फिल्म में दिखाए गए कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। क्या एएनएम ने छाया वीएचएमडी सत्र पर आने वाले लाभार्थी, खासतौर से महिला एवं किशोरी की परिस्थिति को समझने का प्रयास कर उनको स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने का प्रयास किया था?
क्या सामाजिक रूढ़ियां और मान्यताएं एएनएम के कार्य पर नकारात्मक असर डालती हैं? और क्या महिला होने की वजह से एएनएम इन सामाजिक रूढ़ियों और मान्यताओं से और ज्यादा प्रभावित होती है? क्यों और कैसे? चर्चा में भागीदारी के लिए धन्यवाद। तो जैसा हमने देखा कि समुदाय में एएनएम को स्वास्थ्य विभाग की प्रतिनिधि के तौर पर देखा जाता है और माना जाता है कि एएनएम का कार्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं को समुदाय के स्तर पर लागू करना है, चाहे लोगों को इसकी जरूरत हो या नहीं। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग एएनएम को समुदाय का प्रतिनिधि समझकर उन्हें अग्रिम पंक्ति की स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त करता है और उनसे अपेक्षा करता है कि वे समुदाय से जुड़कर उन्हें सभी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। इन अलग अलग अपेक्षाओं के चलते एएनएम खुद भी दुविधा में रहती हैं और कई बार दोनों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाती हैं। आइए जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग और समुदाय के स्तर पर एएनएम से क्या अपेक्षाएं रहती हैं। स्वास्थ्य विभाग चाहता है कि एएनएम स्मार्ट हो, मोबाइल का उपयोग करने में सक्षम हो, डेटा और आंकड़ों को तकनीक के माध्यम से भरे और उसका उपयोग करने में सक्षम हो, उसमें अच्छे सुपरवाइजर के गुण हो, समुदाय की अपेक्षाओं पर खरी उतरे क्योंकि वह प्रथम पंक्ति की स्वास्थ्य कार्यकर्त्री है, स्वास्थ्य सेवाओं की संपूर्ण जानकारी हो, स्वास्थ्य सेवाओं जैसे गर्भावस्था की जांच, टीकाकरण एवं परामर्श देने का कौशल भी बढ़िया हो, हर एक लाभार्थी छाया वीएचएनडी सत्र पर स्वास्थ्य सेवाएं ले, ये सुनिश्चित करे और ससमय सभी कार्य करे। वहीं समुदाय एएनएम से चाहता है कि वह सरकारी कर्मचारी है पर गांव में काम करना है तो गांव के लोगों के हिसाब से चलें। छाया वीएचएनडी सत्र गांव के बड़े और सम्मानित लोगों के घर के पास संचालित करें। लोग जितना और जैसे चाहें वैसे सेवाएं दें, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं और व्यक्तिगत जानकारी न पूछें। गांव के तौर तरीकों के अनुरूप चलें, ज्यादा ज्ञान न दें। महिला हैं इसलिए अपने दायरे में रहें। जैसा कि हम जानते हैं कि बेटे और बेटी की परवरिश के दौरान ही उनकी भूमिका और जिम्मेदारियां तय कर दी जाती हैं, जैसे कि आधुनिक और तकनीकी चीजें लड़के को सिखाई जाती हैं और घर के कार्य लड़कियों को सिखाए जाते हैं। ऐसे में कार्य के दौरान जब किसी महिला से टेक्नोलॉजी का उपयोग करने को कहा जाता है तो वे पुरुषों की अपेक्षा अधिक समय लेती हैं और दिक्कत महसूस करती हैं, किंतु उनकी परिस्थितियों को समझे बिना उनके सहकर्मी उनके कार्य करने की क्षमता पर सवाल उठाते हैं और वे काम नहीं करना चाहती ऐसे आरोप लगाते हैं, जबकि आवश्यक होता है कि उनकी स्थिति को समझते हुए उन्हें समय देकर धैर्य के साथ सिखाया जाए और प्रेरित किया जाए। साथ ही इन दोहरी जिम्मेदारियों का प्रभाव एक एएनएम पर और बढ़ जाता है जब उसका परिवार और समुदाय
दोनों उससे अपनी महिला होने की भूमिका भी बखूबी निभाने की अपेक्षा रखता है। ऐसे में एएनएम घर और स्वास्थ्य इकाई दोनों जगहों पर बेहद दबाव में रहकर काम करती हैं। इसी वजह से वह जेंडर आधारित सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं को चुनौती देना नहीं चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसे में उस पर और दबाव बढ़ जाएगा। जैसे यदि किसी महिला के पहले से 2 बेटियां हैं, फिर भी उसे बेटे की चाहत है, तो एएनएम उसको अगला बच्चा न करने की सलाह उसके पति या घर वालों को खुलकर नहीं दे पाती है, चाहे महिला खुद ऐसा चाहती हो। लेकिन उस महिला के साथ साथ एएनएम भी इन जेंडर आधारित सामाजिक रूढ़ियों और मान्यताओं को चुनौती देने से हिचकती हैं। यानी एक एएनएम को स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ साथ महिला होने की वजह से दोहरी जिम्मेदारियों और चुनौतियों दोनों का सामना करना पड़ता है। जेंडर आधारित चुनौतियों का नकारात्मक असर एएनएम द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर भी पड़ता है। छाया वीएचएनडी सत्र पर आने वाली महिलाओं, खास तौर से वंचित और पिछड़े समुदाय की महिलाओं पर रूढ़िवादी सोच और परंपराओं का नकारात्मक असर ज्यादा पड़ता है। और यदि स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली सेवा प्रदाता भी इसी सोच और मान्यताओं से प्रभावित होगी, तो ऐसे में महिलाओं को गुणवत्ता परक स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाना बेहद कठिन हो जाएगा। आइए जानते हैं कि वे कौन सी जेंडर आधारित सोच और मान्यताएं हैं जो एएनएम के कार्य पर नकारात्मक असर डालती हैं। समुदाय, स्वास्थ्य विभाग और परिवारजन का सोचना है कि एएनएम है तो क्या, है तो महिला ही, इसलिए सामाजिक मान मर्यादाओं का ख्याल रखें। पुरुषों से बहस ना करें, चाहे वह प्रधान हो या फैसिलिटी इंचार्ज। घर, समुदाय और स्वास्थ्य विभाग हर जगह अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। प्रधान और नेता आदि पुरुषों को सम्मान दें और उनके अनुसार सेवाएं दें और कार्य करें। समुदाय के प्रमुख और बड़े घर की महिलाओं को अन्य तबके, खास तौर से वंचित समुदाय की महिलाओं की अपेक्षा विशेष वरीयता दें। सभी महिलाएं परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य, यौन संबंध जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं करती। ऐसे में इन मुद्दों पर ज्यादा बात न करें। अध्याय 4, काश एएनएम दीदी समझती। जहां समाज की सोच और मान्यताओं का असर एएनएम के कार्य पर पड़ता है, वहीं एएनएम का व्यवहार भी इन रूढ़िवादी सोच और मान्यताओं से प्रभावित होता है। ऐसे में वो खुद भी उन सभी सामाजिक मान्यताओं, रूढ़ियों और परंपराओं को मानती हैं और उनका पालन करती हैं, जिनसे वहां रहने वाले लाभार्थी भी प्रभावित होते हैं। और इस वजह से जब कोई लाभार्थी स्वास्थ्य सेवा लेने आता है, तो एएनएम उन सभी स्वास्थ्य आवश्यकताओं की अनदेखी कर देती हैं जो सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप नहीं होते हैं। फिर चाहे इसका नकारात्मक असर लाभार्थी के स्वास्थ्य पर पड़ रहा होता है। उचित परामर्श के अभाव में लाभार्थी, खास तौर से महिलाएं, सही निर्णय नहीं ले पाती हैं और अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डाल देती हैं। बार बार गर्भवती होना, परिवार नियोजन, गर्भपात, प्रजनन स्वास्थ्य आदि ऐसे मुद्दे हैं जिनको सामाजिक मान्यताओं की वजह से एएनएम सही ढंग से संबोधित नहीं कर पाती है और इस वजह से लोग सही समय पर सही स्वास्थ्य सेवा ले पाने से वंचित हो जाते हैं। समुदाय स्तर पर प्रथम पंक्ति की स्वास्थ्य सेवा प्रदाता होने के बावजूद भी एएनएम कई बार अपनी इस भूमिका को भूलकर एक आम महिला की तरह व्यवहार करती हैं, ताकि लोग उसे आधुनिक और गलत न समझें, वो शोषण से बच सकें, उसके काम में बाधा न आए, उसे लोगों की आलोचना न सुननी पड़े, घर परिवार और समाज में उसकी बात मानी जाए, उसे जान का जोखिम न हो और वो सुरक्षित रहे और आसानी से अपना काम कर सके। चाहे इस वजह से महिलाओं, बच्चों, खास तौर से वंचित और शोषित तबके की महिलाओं और बच्चों को सभी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं और परामर्श मिल पाए या ना मिल पाए। इन मुद्दों को और गहराई से समझने के लिए आइए देखते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म बेरुखी की वजह से दूरी। सुनिए जी, वो इस बार महीना नहीं आया, कहीं फिर से गर्भवती। अरे आ जाएगा भाई, 2-4 दिन तो ऊपर नीचे होता ही है ना। 1 महीना से ऊपर हो गया। हाँ, 1 महीना से ऊपर हो गया और तुमको ध्यान अब आया है? एक बार वीएचएनडी सत्र जाकर जांच करा ले। वीएचएनडी सत्र?
ऐसा है, तुमको जाना है तो तुम चली जाओ, लेकिन हम नहीं जाएंगे। और वैसे भी तुम्हारी वो एएनएम दीदी ना कुछ बताती हैं और ना ही कुछ सुनती हैं, और बेइज्जती करती हैं वो अलग। याद है कि पिछली बार क्या हुआ था? टाइम से पिला देना, बुखार उतर जाएगा। अरे विमला आओ, सुरेश भी आया है। जी दीदी, इन्हें जबरदस्ती लेकर आए हैं। अच्छा, हाँ। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन अभी कर दे रही हूँ, टीका अगले महीने से लगेगा। आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी विमला, और साथ में सुरेश भी आया है। बताओ। दीदी वो 2 बिटियां हैं मेरी। घर वालों ने लड़के के लिए इतना दबाव बनाया है कि बिटिया 7 महीने की है दीदी। और लगता है इस बार फिर से गर्भ ठहर गया है। दीदी हमको ये बच्चा नहीं चाहिए। कोई गर्भ निरोधक साधन का इस्तेमाल नहीं कर रही थी? वो बिटिया को दूध पिला रहे थे, लगा गर्भ नहीं ठहरेगा। हद है तुम दोनों की लापरवाही की। बस गोली खा लो, गर्भपात करा लो। पिछली बार भी तुमने गोली खाई थी ना? सुरेश, तुम्हें तो कंट्रोल करना चाहिए था। आशा ने कुछ नहीं बताया? आशा दीदी कह रही थी कि एएनएम दीदी सब बता देंगी। अरे मैं क्या बता दूंगी? जांच करानी हो या टीके लगवाने हो तो आओ मेरे पास। तो फिर दीदी आप क्या करना है? क्या करना है? फिर से गोली खा लेना। ठीक है। अरे कहाँ खो गई? कुछ नहीं जी, वो सब कुछ याद आ गया। मुझे नहीं जाना एएनएम दीदी के पास। लापरवाह समझेंगी और डांटेंगी अलग। दाई के पास चली जाऊंगी। ठीक है। उम्मीद है आपने ये फिल्म ध्यान से देखी होगी। आइए अब इस फिल्म पर आधारित कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। ध्यान रहे, हर एक बिंदु पर चर्चा के लिए आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि फिल्म में एएनएम का व्यवहार लाभार्थी के स्वास्थ्य हितों के अनुरूप था? हाँ तो कैसे, और नहीं तो क्यों नहीं?
क्या एएनएम के व्यवहार से छाया वीएचएनडी सत्र पर आने वाले लाभार्थी, खासतौर से पिछड़े और वंचित समुदाय की महिलाएं या दंपत्ति सहज महसूस कर रहे थे और खुलकर अपनी स्वास्थ्य दिक्कतों के बारे में चर्चा कर रहे थे? अगर नहीं, तो क्यों नहीं? चर्चा में भाग लेने हेतु धन्यवाद। आइए अब जानते हैं कि वे कौन सी ऐसी रूढ़ियां और मान्यताएं हैं जिनसे एएनएम का व्यवहार प्रभावित होता है और लाभार्थी गरिमापूर्ण स्वास्थ्य सेवा लेने से वंचित रह जाते हैं। सबसे पहले एएनएम का ये सोचना कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को अपनी सीमा नहीं लांघनी चाहिए, चाहे वे बाहर निकलकर काम करती हों तब भी। सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध जाने पर लोग मुझे मॉडर्न और बिगड़ा हुआ मानेंगे। एक महिला होने की वजह से मुझे अपने चरित्र का ज्यादा ख्याल रखना है ताकि लोग मुझे गलत न समझें। गरीब और वंचित समुदाय के लोगों को पूरी जानकारी देना मतलब वक्त की बर्बादी। परिवार में एक बेटा तो होना ही चाहिए। गर्भधारण तो महिलाएं करती हैं, इसलिए पुरुषों से गर्भावस्था या परिवार नियोजन के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं। शादी के बाद देरी करने से गर्भधारण करना मुश्किल हो जाता है। जब तक कोई पूछे नहीं तब तक किसी से गर्भपात के बारे में बात करना ठीक नहीं। महिलाओं से जुड़े स्वास्थ्य मुद्दों पर पुरुषों से क्या बात करना। शादी के तुरंत बाद बच्चा हो जाए तो घर और समाज में लोग ताने नहीं मारते। यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर चर्चा करने से किशोर किशोरियां बिगड़ जाते हैं। इन रूढ़ियों और मान्यताओं से प्रभावित होकर एएनएम जाने अनजाने निम्नलिखित तरीके से व्यवहार करती है, जिसका नकारात्मक असर लाभार्थियों, खास करके महिलाओं और दंपतियों के स्वास्थ्य संबंधित निर्णयों पर पड़ता है। स्वास्थ्य हितों की बजाय लोगों को स्वीकार्य हो ऐसा व्यवहार करती हैं। जाने अनजाने वंचित और पिछड़े समुदाय को अनदेखा कर देती है। सामाजिक कुरीतियों और गलत मानदंडों को अनदेखा कर देती हैं, चाहे उसका गलत असर महिलाओं या किशोरियों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा हो। स्वास्थ्य आवश्यकताओं का निर्धारण सही से नहीं करती है, जिस वजह से लाभार्थी अन्य स्वास्थ्य सेवाएं लेने के मौकों से वंचित हो जाते हैं। कम उम्र में शादी, परिवार नियोजन, यौन स्वास्थ्य, कम उम्र में गर्भधारण एवं गर्भपात, बेटा और बेटी को स्वास्थ्य सेवाएं देने में अंतर करना जैसे स्वास्थ्य मुद्दों को अनदेखा कर देती है। किशोर और किशोरियों की पूरी तरह से अनदेखी कर देती है। नव विवाहित दंपत्ति से परिवार नियोजन एवं गर्भपात संबंधित मुद्दों पर चर्चा नहीं करती। जब एएनएम इन जेंडर आधारित सामाजिक रूढ़ियों और मान्यताओं से प्रभावित होकर व्यवहार करती हैं, तो इसका ज्यादा असर महिलाओं और किशोरियों पर पड़ता है, क्योंकि वे पहले से ही इन रूढ़ियों और मान्यताओं की वजह से बहुत सारे अधिकारों से वंचित होती हैं और उनके लिए अक्सर घर से बाहर निकलकर स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करना भी आसान नहीं होता है।
ऐसे में जब स्वास्थ्य इकाई एवं छाया VHND सत्र पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता खास करके ANM वहां आने वाली महिला या दंपति से उनकी सामाजिक परिस्थितियों को समझे बिना उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करती हैं या उन्हें सहज महसूस नहीं कराती हैं, तो वे महिलाएं और किशोरियां स्वास्थ्य सेवाएं मिलने के बावजूद भी हतोत्साहित हो जाती हैं और वे स्वास्थ्य इकाई पर दोबारा नहीं आना चाहती हैं। ज्यादातर घरों में जेंडर आधारित सामाजिक मान्यताओं के चलते एक बच्चे की देखरेख, लालन पालन, यहाँ तक कि उसकी स्वास्थ्य जरूरतों आदि को पूरा करने की संपूर्ण जिम्मेदारी माँ को दे दी जाती है। ऐसे में बच्चा बीमार पड़े या उसको स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता हो तो माँ की ही जिम्मेदारी होती है कि वे बच्चे को लेकर स्वास्थ्य इकाई या डॉक्टर के पास जाए। यहाँ तक कि कई बार यदि किसी कारणवश माँ अपनी जिम्मेदारी न निभा पाए तो भी पुरुष आगे आकर जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, जिस वजह से बच्चा अपने स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित हो जाता है। और इसी जेंडर आधारित सोच से जब ANM प्रभावित होती है तो वो भी पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने में सहयोग नहीं कर पाती है और छाया VHND सत्र के दौरान वह पुरुषों से प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर खुलकर बात भी नहीं कर पाती है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के लिए बेहद जरूरी होता है कि वो लाभार्थी के साथ ऐसा व्यवहार करें कि लाभार्थी उस पर पूरा विश्वास करें और खुलकर अपनी बात कर सकें, चाहे वो पुरुष हो या महिला। लाभार्थी स्वास्थ्य इकाई पर तभी बार बार आना चाहेगा जब उसे यह विश्वास होगा कि वहां पर उसकी दिक्कतों और परेशानियों को ध्यान से सुना जाएगा और उसे गरिमापूर्ण ढंग से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए आइए देखते हैं एक छोटी सी फिल्म और क्या चाहते हो मुझसे। अरे मंगला, कहाँ इतनी देर लगा दी? हमेशा देर से आती हो। टीका नहीं लगवाना है क्या? अरे दीदी, इसे दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी। सुबह से ठीक से दूध नहीं पिया इसने। ओह, इसीलिए शांत लग रहा है। हाँ, 2-3 दिनों से सुस्त भी है। दूध भी ठीक से नहीं पी रहा। कोई बात नहीं, ANM दीदी को बताकर सलाह ले लो। ठीक है, जाओ। जल्दी आओ मंगला। नमस्ते। नमस्ते दीदी। बिटिया को नहीं लाई? उसको भी तो टीका लगना था ना। अरे आप पहले मुन्ना को देखो। अरे यही तो हमारा वंश चलाएगा। बिटिया को हम बाद में ले आएंगे। 1.5 महीने का हो गया ये। 3 टीके लगेंगे इस बार। दीदी तीनों आज ही? इसको तो बहुत दर्द होगा ना, और कुछ दिनों से सुस्त भी है ये। बच्चा है, सोएगा ही, कुछ नहीं होगा। सब बच्चों को लगता है। कपड़े खोलो इसके। पकड़ो पैर। अरे ठीक से पकड़ो ना। अरे पहले इसे चुप कराओ, तभी तो टीका लगा पाऊंगी। 1 मिनट दीदी, मैं इसे दूध पिलाकर लाती हूँ तो ये चुप हो जाएगा। अरे रुको, अभी 1 टीका और लगेगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, समझी? टीका लगवा के दूध पिला लेना। चलो दूसरा पैर खोलो। अब ऐसा भी क्या है कि दूसरा टीका आज ही लगा दो? अरे अगली बार लगा देना। सब अभी लगा देंगी क्या? आप लोग शांत रहिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। बाकी लोगों को भी देखना है। बुखार आएगा तो ये सिरप दे देना। अरे बुखार आएगा क्या? आ सकता है, आएगा तो दवा पिला देना। दीदी एक बात और पूछनी थी। ध्यान रखना, अगला टीका 2.5 महीने में लगेगा, तो सत्र पर ले आना। फिर इतने ही टीके लगेंगे? अरे जितने टीके लगने चाहिए उतने ही लगाएंगे ना, अपने मन से थोड़ी लगा देंगे। ये लेके जाओ। नमस्ते। नमस्ते दीदी। अरे आशा, क्या हाल है? ठीक है दीदी, बस मंगला के बेटे की तबीयत बहुत खराब है। उसकी तो जान पर बनी है, और मंगला, उसका तो रो रो कर बुरा हाल है। देखो क्या होता है। मंगला के घर वाले सारा गुस्सा टीके पर निकाल रहे थे।
जबकि डॉक्टर ने बोला कि बच्चा पहले से ही बीमार था। और मंगला की सास कह रही थी कि जब एएनएम दीदी के पास गए थे वो तो बोल रही थी सब ठीक है। अरे मैं क्या बताती, मुझे क्या पता था कि बच्चा पहले से बीमार था कि नहीं। टीका लगवाने आई थी सो मैंने टीका लगा दिया। अरे गर्भवती महिलाएं, बच्चे सभी को सेवाएं देती हूँ, जांच करती हूँ, टीका लगाती हूँ। और क्या चाहते हैं ये लोग मुझसे? तो उम्मीद है आपको फिल्म में दिखाए गए मुद्दे समझ आए होंगे। आइए अब फिल्म पर आधारित कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। आपके अनुसार क्या एएनएम स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में अपनी पूरी जिम्मेदारी को समझ पाई थी? हाँ तो कैसे, या नहीं तो क्यों नहीं? अगर एएनएम लाभार्थी की परिस्थिति को समझकर व्यवहार नहीं करती है तो इसका स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी पर क्या प्रभाव पड़ता है, और यदि लाभार्थी पिछड़े और वंचित समुदाय से हो तो क्या इसका नकारात्मक असर ज्यादा बढ़ जाता है?
चर्चा में भागीदारी करने हेतु धन्यवाद। अध्याय 5 सुरक्षा और संवेदना की छाया, यानी यह स्पष्ट है कि छाया VHND सत्र पर किसी भी महिला, दंपति या बच्चे को सही स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी, यह ANM के स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी के कौशल पर निर्भर होता है। ANM का कार्य केवल स्वास्थ्य जांच करना, इंजेक्शन लगाना ही नहीं होता, बल्कि लाभार्थी को सही परामर्श देना भी महत्वपूर्ण कार्य है। ANM यदि लाभार्थी के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करेंगी तो वह कभी भी महिला या दंपति की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को समझ नहीं पाएंगी, और जब स्वास्थ्य आवश्यकताओं का सही निर्धारण नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि लाभार्थी को कभी सही स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं मिल पाएंगी। ऐसे में बेहद जरूरी है कि स्वास्थ्य इकाई या छाया VHND सत्र पर जेंडर आधारित भेदभाव से मुक्त व्यवहार हो। हमने ये अच्छे से देखा और जाना कि कैसे जेंडर आधारित सामाजिक रूढ़ियों और मान्यताओं से प्रभावित ANM के व्यवहार के कारण बहुत सारे लाभार्थी सही स्वास्थ्य सेवाएं सही समय पर लेने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में हमें ये भी समझना होगा कि आखिर ANM एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में कैसे प्रभावी ढंग से काम कर अपनी स्वास्थ्य इकाई और छाया VHND सत्र को जेंडर आधारित भेदभाव से मुक्त कर सकती है, ताकि प्रत्येक लाभार्थी को उनकी आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। किसी भी स्वास्थ्य इकाई या छाया VHND सत्र को जेंडर आधारित भेदभाव से मुक्त बनाने में ANM का योगदान कितना महत्वपूर्ण होता है, इसको जानने के लिए आइए चलते हैं पिपरौली ब्लॉक के कैराना गांव में मालती के घर, जहां आशा उसको छाया VHND सत्र की बुलावा पर्ची देने गई हुई है। फिल्म मेरा वाला VHND। मालती, अरे ओ मालती। आई दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। ये लो पर्ची, कल छाया VHND सत्र पर आना है। दीदी, मेरी सास वहाँ नहीं जाने देंगी। आपको जो समझाना है वो आप यही समझा दीजिए। समझाना तो ANM दीदी को है ना मालती। वो तुम्हारी गर्भावस्था की सभी जांचें करके तुम्हें जरूरी सलाह और आवश्यक दवाइयाँ देंगी। मैं तो बस तुम्हें बुलाने आई हूँ। दीदी, जाना तो मैं भी चाहती हूँ, पर अम्मा जी इस हाल में मुझे बिल्कुल बाहर नहीं जाने देंगी। तुम परेशान मत हो, मैं उनसे बात करती हूँ। तुम अम्मा को बुला दो बस। जी दीदी। नमस्ते आशा बिटिया। नमस्ते अम्मा। बैठो बैठो। आप भी बैठिए। बताओ, अब हमसे क्या काम आ पड़ा तुमको? बस अम्मा जी, कल मालती VHND सत्र आ जाए तो उसकी पेट की और आवश्यक सभी जांचें करवा दूं। आप मालती से कह दें तो वो आ जाएगी। अरे नहीं नहीं, अभी तो शुरुआत है। अभी इतनी भी क्या जांच करना। ऐसी हालत में बाहर कहीं चौराहे पर पैर पड़ गया तो? और अभी तो मेरा बेटा भी घर पर नहीं है। उसके बिना तो बहू को बिल्कुल बाहर न जाने दूं। और ऊपर से वहाँ न जाने कौन कौन होगा। ऐसे में वहाँ क्या ये पेट खोलकर दिखाएगी? अरे बिल्कुल नहीं। अरे नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसा नहीं है। हमारे सत्र पर आई हर महिला सहज महसूस करती है, क्योंकि हमने सत्र पर उनकी जांच के लिए एक सुरक्षित कोना बनाया हुआ है। साफ सुथरी जगह है और पर्दा भी लगा हुआ है। वहाँ मालती को जांच कराने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपकी चिंता समझ रही हूँ अम्मा जी, लेकिन पहले से तैयारी, ये मंत्र भी तो आप ही ने दिया है ना। अच्छा, तुम्हें मालूम है? जी, मालती बता रही थी कि आप किसी भी काम की तैयारी पहले से ही करके रखती हैं, ताकि ऐन मौके पर कोई गड़बड़ ना हो जाए। अब बताइए, आप चाहती हैं ना मालती का प्रसव सुरक्षित हो? अरे कौन सी सास नहीं चाहेगी, बिल्कुल चाहती हूँ। बिल्कुल माँ जी, तो अभी ही मौका है जब हम मालती की सभी जरूरी जांचें करवाकर उसके सुरक्षित प्रसव की पूरी तैयारी कर सकते हैं।
और रही अकेले जाने की बात, तो मैं कल घर आकर मालती को अपने साथ ले जाऊंगी। समझदार सास हैं आप। तो बस मालती के सुरक्षित प्रसव की तैयारी शुरू कर दें। अच्छा अच्छा, अब बहुत हो गई हमारी तारीफ। अब ये बताओ करना क्या है? बस अम्मा जी, कल VHND सत्र पर मालती को भेज दीजिएगा ताकि उसकी सब जांचें हो जाएं। और मालती, मैं इतनी दूर से आई हूँ, क्या पानी भी नहीं पिलाओगी? जी दीदी, अभी लाई। हमारे घर का पानी पियोगी आशा बिटिया? पानी ही नहीं, मैं तो जब मालती को बाल बच्चा होगा तो आपके हाथ की बनी मिठाई भी खाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल आशा बिटिया। अच्छा माँ जी, तो कल मैं मालती को लेने आ जाऊं? नहीं। मैं कल खुद मालती को लेकर आऊंगी। अरे क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो। पता है, रूबिया को 2 दिन पहले एक स्वस्थ बिटिया हुई है। आज दोनों वापस आ गई हैं। बस उन्हीं से मिलकर आ रही हूँ। रूबिया, वो जो गांव के बाहर टोले में रहती है? अरे वहाँ कौन जाता है? वहाँ आशा जाती है। वहाँ पर रहने वाले लोगों को भी तो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, और ये सुनिश्चित करना एक आशा के तौर पर मेरा कर्तव्य है। अच्छा समझ गया आशा जी। मालूम है, आज टोले के 2 घरों में बुखार से पीड़ित महिलाएं मिली। मैंने उनसे कहा कि स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर डॉक्टर को दिखा लो, तो बोली दवा खाली है और कोई है भी नहीं, किसके साथ जाए। मैंने दोनों के पतियों से बात करके उनको समझा दिया। वो बोले आज ही ले जाएंगे। अरे वाह, ये बहुत अच्छा किया तुमने। लोगों को अच्छे से समझाया जाए, समझ तो जाते हैं। थोड़ा अपने घर का भी ध्यान रख लिया करो। हर समय समाज सेवा से काम नहीं चलता है। बिल्कुल माँ, हम सब मिलकर अपना घर देखेंगे। वैसे भी स्वाति की वजह से इस गांव में मुझे भी बड़ा सम्मान मिलता है। अब सम्मान वम्मान क्या मिलता है वो तो मैं नहीं जानती, पर हाँ, रात बिरात इनको लेकर किसी न किसी के घर भागना जरूर पड़ता है। अरे कोई बात नहीं माँ, लोगों की दुआएं मिलती हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते। अरे वाह, आज तो यहाँ बड़े सारे लोग आ गए। चलो जल्दी से काम शुरू करते हैं। अरे तुम किसका इंतजार कर रही हो? दीदी रूबिया का। कल उसके घर गई थी उसको बुलाने, ताकि उसके बच्चे को टीका लग जाए और दोनों को एक गर्भ निरोधक साधन अपना ले। हाँ तो? दीदी रूबिया का पति बिल्कुल सहयोग नहीं करता है। कल देर तक उसके पति से बात की और उसको समझा कर आई कि बस एक बार VHND सत्र पर आ जाए। वो आए तो आप संभाल लेना दीदी। हाँ हाँ, बिल्कुल संभाल लूंगी। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगी। चलो अब अगले को बुलाओ। कमला, तुम आ जाओ। अरे आदिल भैया, तुम लोग आ गए।
मुझे कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकती। मैं तुम दोनों की राह देख रही थी। हाँ दीदी, अब आप इतना जोर दिए तो एक बार तो आना ही था, वरना बिटिया को टीका लगवाने की कोई जरूरत थी नहीं। भैया बहुत अच्छा किया तुमने जो तुम यहाँ आए। आओ बैठो, आओ आओ। बस एएनएम दीदी कमला को देख ले, फिर तुमसे बात करेंगे। आओ आदिल, रूबिया मेरे पास आ जाओ। तुम दोनों साथ साथ यहाँ आए हो, ये देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। और एक बात जानते हो आदिल, आज यहाँ आकर तुमने अपनी बेटी का भविष्य बेहतर बनाया है। दीदी पढ़ने जाएगी तो भविष्य बनेगा ना, और यहाँ आकर के क्या होगा? और अभी तो ये सिर्फ 1.5 माह की है, इसको टीके की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा आदिल, पढ़ने जाएगी तो भविष्य बनेगा, लेकिन अच्छी पढ़ाई लिखाई भी वही बच्चा कर पाता है जो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। अब देखो सुरेश और मीना के बेटे को, उन्होंने अपने बेटे को कितने अच्छे स्कूल में भेजा, लेकिन फिर भी वो अक्सर बीमार पड़ जाता है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन दोनों ने अपने बेटे को टीका नहीं लगवाया। इसीलिए बेटा हो या बेटी, दोनों को समान रूप से टीके की जरूरत होती है, ताकि दोनों विकलांग कर देने वाली या जानलेवा बीमारियों से बच सकें। लेकिन दीदी, हमने तो सुना है कि टीका लगाने से बच्चे बीमार हो जाते हैं। आदिल, बच्चे बीमार नहीं हो जाते हैं, बल्कि कई जानलेवा बीमारियों से सुरक्षित हो जाते हैं। हाँ, कुछ टीके लगने से कई बार बच्चों को बुखार आ जाता है, पर वो 1-2 दिन में अपने आप चला जाता है। लेकिन बच्चा उन तमाम बीमारियों से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है। अब तुम दोनों समझदार माता पिता हो। अगर तुम दोनों अपने बेटे और बेटी में अंतर नहीं करोगे, उन्हें समान मौके और सुविधाएं दोगे, तो बड़े होकर वो तुम्हारा ही नाम रोशन करेंगे। जानते हो आदिल, आज जो टीके तुम्हारी बेटी को लगेंगे वो उसे किन बीमारियों से बचाएंगे? नहीं दीदी। अच्छा चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि आज जो टीके लगेंगे उससे तुम्हारी बिटिया किन बीमारियों से बचेगी। तो समझे आदिल, समझदार माता पिता सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने से पहले सही और पूरी जानकारी लेते हैं। अब तुम दोनों भी समझदार माता पिता हो। तुमने अपने बच्चे को टीका लगवाकर उसे जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया है, और अपने समझदार माता पिता होने का सबूत भी दिया है। जी दीदी। अच्छा, अब इतना मुस्कुराकर रूबिया को देख रहे हो तो तुमसे एक बात और कहनी है आदिल। रूबिया और बिटिया दोनों स्वस्थ रहें, इसके लिए जरूरी है कि रूबिया 2 साल से पहले दोबारा गर्भवती बिल्कुल ना हो। जी दीदी। देखो, ये तुम दोनों की जिंदगी है, इसे अपने हिसाब से चलाओ। कुछ ऐसा न कर लो कि जिससे बाद में दुखी होकर कहना पड़े कि हम तो ऐसा चाहते नहीं थे दीदी, पर हो गया। और ये गर्भ निरोधक साधन तुमको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चलाने में मदद करते हैं। जब तुम दोनों दोबारा गर्भ धारण करने का निर्णय लेना, तो इन गर्भ निरोधक साधनों का इस्तेमाल बंद कर देना, बस। क्यों रूबिया, तुम्हारी पड़ोसन सपना के साथ क्या हुआ था मालूम है ना? दीदी, बार बार गर्भपात, वो बेचारी तो मरते मरते बची है। हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ, गर्भ निरोधक साधन अपनाने चाहिए, ताकि तुम दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी बिना किसी चिंता के खुशी खुशी जी सको। दीदी, गर्भ निरोधक साधन से कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? रूबिया, ये समझ लो, गर्भपात से दिक्कत होती है, गर्भ निरोधक साधनों से नहीं। गर्भ निरोधक साधन तो जीवन को आसान बनाते हैं। जी दीदी। मैं अभी तुम दोनों को
इन सभी साधनों के बारे में अच्छे से समझा देती हूँ। फिर तुम दोनों अपनी पसंद का साधन चुन लेना। क्यों आदिल? जी दीदी। और हाँ, आप आंगनवाड़ी दीदी से जरूर मिलते हुए जाना। वो रूबिया को अपने पोषण का ध्यान कैसे रखना है ये बताएंगी। दीदी अब देर हो रही है, हम बाद में आकर के आंगनबाड़ी दीदी से मिल लेंगे। घर पर खाना भी नहीं पका होगा, अब जो पकता है वही सब खाते हैं। इनको कौन सा अलग से 56 भोग खाना है। तुम दोनों इतने समझदार हो, ये तो मानोगे ना कि जो काम अभी 10 मिनट में हो जाएगा उसे अगली बार करने के लिए 2 घंटे लगाने पड़ेंगे, जो तुम दोनों बिल्कुल नहीं कर पाओगे। और सिर्फ 10 मिनट और देकर तुम समझ पाओगे कि रूबिया को अपने खान पान का ध्यान रखना कितना जरूरी है। आखिर जो रूबिया खाएगी उसी से तो बच्चे को पोषण मिलेगा। और आदिल, उसे 56 भोग नहीं, उसे सही खुराक चाहिए जो तुम्हारे सहयोग के बिना नहीं मिलेगी। बस 10 मिनट दो और अपने सारे सवालों के जवाब आंगनवाड़ी दीदी से पालो। ठीक है दीदी। तो अब तुम दोनों वहाँ जाकर आंगनवाड़ी दीदी से मिल लो। जी। अच्छा, आज दीदी ने आपको सब कुछ अच्छे से समझाया ना? बहुत अच्छे से। और अच्छा किया रूबिया जो आज तुम मुझे यहाँ ले आई। अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। सच? हाँ। दीदी आप तो कमाल करती हो। मैंने रूबिया को उसकी बिटिया का टीका लगाने के लिए बुलाया था और आपने तो उनको कई सारी स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ दिया और दोनों ने खुशी खुशी सेवा भी ली। देखो, एक माँ और बच्चे को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले ये हम पर निर्भर करता है, क्योंकि कई बार अपनी सोच, अपनी परंपराओं के चलते महिला और पुरुष दोनों अपनी स्वास्थ्य जरूरतों को समझ ही नहीं पाते, न किसी से बता पाते हैं। अब रूबिया को ही देख लो, वो कितनी परेशान थी। उसे अगले 2 साल तक बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन ये सब कैसे हो, वो आदिल से कैसे बात करे या कोई और हो जो आदिल को समझा सके, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तब हमने उनकी स्वास्थ्य जरूरतों को समझा और हम तीनों ने मिलकर उनकी मदद की ताकि उनको सभी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। क्यों आशा, कुसुम, ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा दीदी। तो उम्मीद है आपको इस गांव में आयोजित छाया VHND सत्र और वहां की ANM दीदी आशा और आंगनवाड़ी दीदी अच्छी लगी होंगी। आइए इस फिल्म के कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। छाया VHND पर आए आदिल, रूबिया और उनकी बच्ची के प्रति ANM का व्यवहार कैसा था और ये पहले दिखाई गई फिल्म की ANM से कैसे अलग था।
क्या कई बार परिवार द्वारा लिए गए माँ और शिशु के स्वास्थ्य निर्णय सामाजिक रूढ़ियों और मान्यताओं से प्रभावित होते हैं, न कि उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर आधारित? और यदि ऐसा हो तो यहाँ एएनएम की भूमिका क्या होनी चाहिए? चर्चा में भागीदारी के लिए धन्यवाद। आइए अब जानते हैं कि एएनएम के जेंडर आधारित भेदभाव से मुक्त व्यवहार से स्वास्थ्य केंद्र या छाया वीएचएनडी सत्र और महिलाओं पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो महिलाएं स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को अपनी परेशानियां निसंकोच बता पाएंगी, जिससे एएनएम सही निर्णय ले पाएंगी। साथ ही खुलकर चर्चा करने से लाभार्थी एएनएम की बात भी सुनेंगी और उनकी सलाह मानेंगी। अगर एएनएम आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को सम्मान देंगी और उनके समुदाय से जुड़ी अपेक्षाओं को अपनी जिम्मेदारी समझेगी तो उन सब का कार्य आसान होगा और समुदाय भी सभी स्वास्थ्य कार्यकर्तियों को गंभीरता से लेगा। एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के आपसी संबंध अच्छे होने से लोगों का स्वास्थ्य सेवा प्रदाता और स्वास्थ्य सेवाओं पर विश्वास बढ़ेगा। उचित सम्मान मिलने पर महिलाएं अपने घर के अन्य सदस्यों, खासतौर से पति को स्वास्थ्य केंद्र या छाया वीएचएनडी सत्र लाने से डरेंगी नहीं। समुदाय की अन्य महिलाएं भी उसके सकारात्मक अनुभव से प्रभावित होकर स्वास्थ्य इकाई आने के लिए प्रेरित होंगी। महिलाएं सेवा प्रदाता का सहयोग मिलने पर बिना भय के सही स्वास्थ्य व्यवहार अपना सकेंगी, जैसे सही समय पर सही परिवार नियोजन साधन अपनाना, समय पर टीकाकरण कराना, बच्चों को सही पोषण देना इत्यादि। स्वास्थ्य इकाई या समुदाय आधारित प्लेटफॉर्म पर जेंडर आधारित भेदभाव मुक्त माहौल होने से परिवार के सदस्यों पर भी दबाव होगा कि वे जेंडर आधारित भेदभाव न करें और समुदाय का स्वास्थ्य प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, जिसका सकारात्मक असर हर स्वास्थ्य कार्यक्रम पर पड़ेगा। पुरुषों की भागीदारी बढ़ेगी और उनका एएनएम और आशा पर विश्वास बढ़ेगा। आइए अब जानते हैं कि वे कौन से 5 व्यवहार हैं जिन्हें अपनाकर एएनएम अपने स्वास्थ्य इकाई व छाया वीएचएनडी सत्र को जेंडर आधारित भेदभाव से मुक्त कर सकती हैं और लाभार्थियों को उनकी आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं सम्मानजनक और गरिमापूर्ण ढंग से प्रदान कर सकती हैं। वे 5 व्यवहार हैं: समानुभूति, गैर आलोचनात्मक व्यवहार, सम्मानजनक व्यवहार, संवेदनशील दैहिक भाषा एवं सामाजिक व पारिवारिक दबाव की स्थिति में महिला के साथ खड़े होना और परिवार को परामर्श देना। आइए अब इन सभी 5 व्यवहारों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समानुभूति। समानुभूति का अर्थ होता है कि आप जब भी एक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री के रूप में जिस भी महिला, दंपति या अपने सहकर्मी आदि से मिले तो आप उनके कष्टों, उनकी भावनाओं और उनकी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें ताकि आप सही निर्णय ले पाएं। जैसा कि फिल्म में हमने देखा
कि जब आशा स्वाति एएनएम से कहती है कि उसने बड़ी मुश्किल से रूबिया और उसके पति आदिल को छाया VHND सत्र आने के लिए मनाया है, तो जब वो आए तो आप संभाल लेना, तो एएनएम भी मुस्कुराकर उसे आश्वासन देती है कि वो जरूर रूबिया और आदिल से बात करेगी और उसकी मेहनत बेकार नहीं जाने देगी। यानी एएनएम ने इस बात को समझा कि आशा ने कितनी मुश्किलों से आदिल और रूबिया को छाया VHND सत्र पर आने के लिए मनाया होगा, इसलिए वो भी आदिल और रूबिया को अच्छी तरह से सेवाएं देंगी। एएनएम के इस व्यवहार से आशा स्वाति का मनोबल बढ़ता है और जब रूबिया और आदिल छाया VHND सत्र से अपने और अपनी बच्ची की सभी स्वास्थ्य सेवाओं को पाकर वापस जाते हैं तो आशा बहुत खुश होती है और एएनएम के प्रति उसका सम्मान बढ़ता है। दूसरा, गैर आलोचनात्मक व्यवहार। एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में किसी भी लाभार्थी या उसके परिवार के सदस्यों से मिलने पर उनके व्यवहार या प्रतिक्रिया को देखकर उनके बारे में तुरंत कोई राय न बनाएं, क्योंकि जैसे ही आप उनके बारे में कोई राय बना लेते हैं तो आपका व्यवहार भी उसी के अनुरूप हो जाता है। जैसा कि हमने फिल्म में देखा कि जब विमला और सुरेश विमला के फिर से गर्भ ठहरने के बाद स्वास्थ्य सेवा लेने छाया VHND सत्र आते हैं, तब वहां सत्र पर बैठी एएनएम उनकी परेशानी सुनने और समझने से पहले ही उन्हें गैर जिम्मेदार समझ लेती है। सत्र पर बैठे अन्य लाभार्थियों के बीच ही एएनएम विमला और सुरेश पर चिल्लाती है और सुरेश पर टिप्पणी करती है, तुम्हें तो खुद पर कंट्रोल होना चाहिए था, जिस वजह से सुरेश और विमला दोनों बहुत शर्मिंदा होते हैं और वहां से परामर्श लिए बिना ही वापस चले जाते हैं। एएनएम के सही व्यवहार न होने के कारण ही वे दोनों विमला के फिर से गर्भ ठहरने पर छाया VHND सत्र न जाकर दाई से गर्भपात कराने का निर्णय लेते हैं, जो कि विमला के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ जब आदिल और रूबिया छाया VHND सत्र पर आते हैं तो वो एएनएम की टीकाकरण व परिवार नियोजन के मुद्दे पर दी गई सलाह और सेवा लेने से सहमत नहीं होते हैं, लेकिन एएनएम ना तो उनकी कोई आलोचना करती है और ना ही कोई टिप्पणी, बल्कि वह आराम से उनकी बात को सुनती है और फिर तार्किक ढंग से अपनी बात रखती है। इसके अलावा वह आदिल और रूबिया को साथ में सही निर्णय लेने के लिए भी प्रोत्साहित करती है, जिस वजह से आदिल और रूबिया शुरू में सहमत न होते हुए भी सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं लेकर ही घर वापस जाते हैं। तीसरा, सम्मानजनक व्यवहार का अर्थ है बिना किसी भेदभाव के सबके साथ सम्मानजनक व्यवहार करना। यानी आप किसी भी लाभार्थी या सहकर्मी के धर्म, लिंग, जाति, वर्ग यानी कि वे ऊंचे तबके से है या वंचित समुदाय से, इससे प्रभावित हुए बिना सबके साथ समान व्यवहार करेंगी और सबको एक जैसा सम्मान, सेवा और समय देंगी। एएनएम के लिए बेहद आवश्यक है कि वे छाया VHND सत्र पर आए सभी लाभार्थियों, खास तौर से पिछड़े और वंचित समुदाय के लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें, ताकि वे खुलकर अपने स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर सकें और सही स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकें। एएनएम लाभार्थी को आराम से बैठने के लिए कहें, उनकी बात ध्यान से सुने और उनके द्वारा बताई जा रही बातों की गोपनीयता को बनाए रखें। जैसा कि हमने फिल्म में देखा कि जब मंगला अपनी सास के साथ अपने बच्चे के टीकाकरण के लिए छाया VHND सत्र आती है और एएनएम को बताती है कि उसका बच्चा सुस्त है, तो एएनएम बिना उसके बच्चे की जांच किए उसे एक के बाद एक 3 टीके लगाती है। बच्चे को रोता देख जब मंगला और उसकी सास एएनएम से थोड़ा रुक कर बच्चे को टीके लगाने को कहती हैं, तो एएनएम उन पर गुस्सा करती है और कहती है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, टीका लगाकर बच्चे को दूध पिला देना और आप लोग शांत रहिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। साथ ही जब मंगला उससे कुछ और भी पूछने की कोशिश करती है तो एएनएम उसकी बात बीच में काटकर उसे अनसुना कर देती है। एएनएम के ऐसे व्यवहार के कारण शायद मंगला और उसकी सास बच्चे को दोबारा टीका लगवाने छाया VHND सत्र पर न आए, जिससे बच्चे का पूरा जीवन खतरे में पड़ सकता है। एक प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता लाभार्थियों की भावनाओं, भय और शंकाओं को पूरी महत्ता देगा और फिर तार्किक ढंग से उनके सवालों और शंकाओं को संबोधित करेगा। जैसा कि फिल्म मेरा वाला VHND में हमने देखा कि छाया VHND सत्र पर एएनएम न केवल लाभार्थियों के साथ बल्कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सभी के साथ सम्मानजनक व्यवहार कर रही थी, जिस वजह से वहां आने वाले हर लाभार्थी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल पा रही थीं और वे संतुष्ट होकर वहां से वापस जा रहे थे। चौथा, संवेदनशील दैहिक भाषा।
किसी भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता या कार्यकर्त्री के मौखिक संवाद के बराबर ही उसकी दैहिक भाषा भी बेहद प्रभावकारी होती है। बल्कि कई बार तो आपके बोले गए शब्दों से ज्यादा असर आपकी दैहिक भाषा का होता है। खास तौर से स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की दैहिक भाषा का असर लाभार्थी के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। यदि एएनएम लाभार्थी के साथ संवेदनशील दैहिक भाषा का प्रयोग नहीं करती है, अर्थात यदि वह लाभार्थी की तरफ नहीं देखती या वह अपना काम करते हुए उनकी बात सुनती है, उनकी किसी बात पर हंस देती है या आंखें तरेर कर बात करती है आदि, तो लाभार्थी, खास तौर से वंचित और पिछड़े समुदाय की महिलाएं अपनी कमजोर स्थिति की वजह से अपमानित महसूस करती हैं और उन्हें लगता है यदि वे अपनी समस्या बताएंगी तो उनका मजाक बन सकता है या फिर एएनएम दीदी उनको सबके सामने कुछ भी उल्टा सीधा बोल देंगी। ऐसे में वे अपनी सही स्वास्थ्य की स्थिति नहीं बताती और सही स्वास्थ्य सेवा लेने से वंचित हो जाती हैं, जिस वजह से उनको स्वास्थ्य जोखिम का सामना करना पड़ जाता है। और वहीं यदि छाया वीएचएनडी सत्र पर एएनएम मुस्कुराकर बात करती है, ध्यान से बात सुनती है, बात सुनते समय लाभार्थी की आंखों में देखकर बात करती है, हामी में सिर हिलाती है, कभी कभी गर्भवती महिला या बच्चे को सांत्वना देते हुए उनका हाथ पकड़ती है और प्रशंसा से उनकी पीठ थपथपाती है, तो वहां आने वाले लोगों, खास करके महिलाओं और दंपतियों का आत्मविश्वास व मनोबल बढ़ता है और वे अपने सेवा प्रदाता और स्वास्थ्य इकाई पर मिलने वाली सेवाओं दोनों पर ज्यादा भरोसा कर पाते हैं। और पांचवा, सामाजिक व पारिवारिक दबाव की स्थिति में महिला के साथ खड़े होना और परिवार को परामर्श देना। अब यदि कोई महिला अपने स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को समझ नहीं पा रही हो या समझ रही हो परंतु स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए स्वयं निर्णय नहीं ले पा रही हो, तो एएनएम, जो कि स्वास्थ्य इकाई पर लाभार्थी को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली प्रथम और सबसे करीबी स्वास्थ्य कार्यकर्त्री होती है, ये उसका कर्तव्य होता है कि वे आगे आए और लाभार्थी की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को समझते हुए उसके पति, सास या अन्य सदस्यों से बात कर उनकी शंकाओं को दूर करने का प्रयास करे तथा लाभार्थी के हित और उसकी इच्छा के अनुरूप उनको निर्णय लेने हेतु प्रेरित करे। ऐसे में सबसे पहले एएनएम को खुद आगे बढ़कर स्वास्थ्य इकाई पर आने वाली महिलाओं या दंपतियों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं का निर्धारण करना होगा। यदि एएनएम खुद आगे नहीं आएगी तो बहुत सारी महिलाएं सही स्वास्थ्य सेवाएं लेने से वंचित रह जाएंगी। जैसा कि हमने फिल्म जिम्मेदारी बनाम चुनौतियों में देखा कि जब रीमा एएनएम से कहती है कि वो दोबारा गर्भवती हो गई है क्योंकि उसकी पहले से ही 2 बेटियां हैं और उसके घर वाले एक बेटा पैदा करने के लिए जोर दे रहे हैं, तो वहाँ एएनएम सिर्फ रीमा की बात सुनती है और उससे आगे कोई और न तो जानकारी लेती हैं और न ही कोई परामर्श या विकल्प देती हैं कि कैसे उसे अपने परिवारजन से परिवार नियोजन की बात करनी चाहिए या जरूरत पड़ने पर एएनएम खुद भी उसके पति या सास से इन मुद्दों पर बात कर सकती है। इसके अलावा जब एएनएम रीमा की ननद बबीता को देखती है तो वो रीमा से कहती है कि बबीता देखने में काफी कमजोर है। तब रीमा एएनएम को बताती है कि बबीता का 2 महीने में ब्याह होने वाला है। ये सुनकर एएनएम अचंभित तो होती है, परंतु रीमा या बबीता से इस पर कोई चर्चा नहीं करती है। शायद एएनएम को लगता है कि यह उनका पारिवारिक मामला है, या शायद उनसे बात करने से रीमा के घर वाले उससे नाराज हो जाएं और उसके लिए परेशानी खड़ी करें, या शायद एएनएम को लगा हो कि बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसा होता हो तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। इन सभी परिस्थितियों में एएनएम बबीता और रीमा दोनों के स्वास्थ्यों की अनदेखी कर उनका साथ देने के लिए खड़ी नहीं होती, जिसका नकारात्मक असर उन दोनों ही महिलाओं के स्वास्थ्य पर अवश्य पड़ा होगा। वहीं दूसरी तरफ जब रूबिया और उसके पति आदिल अपनी परिवार नियोजन की आवश्यकता को नहीं समझ पा रहे थे, जबकि रूबिया अपने गांव में रहने वाली सपना के बार बार गर्भपात कराने से डरी हुई थी और परिवार नियोजन के बारे में जानने को उत्सुक थी, तो ऐसे समय में एएनएम रूबिया की स्वास्थ्य हितों को समझते हुए उसको और उसके पति दोनों को बहुत अच्छे से समझाती है कि खतरा गर्भ निरोधक साधन अपनाने में नहीं बल्कि गर्भपात कराने में है, और साथ ही उन्हें सभी परिवार नियोजन साधनों की भी पूरी जानकारी देती है। ऐसा करने से रूबिया और उसके पति आदिल सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं। उम्मीद है कि आपको इन 5 व्यवहारों की महत्ता समझ में आई होगी और आप इन व्यवहारों को अपनाकर अपनी स्वास्थ्य इकाई या छाया वीएचएनडी सत्र को जेंडर आधारित भेदभाव से मुक्त बनाने में अपना पूरा योगदान देंगी। आप सभी से अनुरोध है
कि आप इन 5 व्यवहारों को एक चार्ट पेपर पर लिखकर एक पोस्टर तैयार करें और अपनी स्वास्थ्य इकाई व छाया VHND सत्र पर इस पोस्टर को ऐसे स्थान पर लगाएं जहां से आप इसे रोज देख सकें। हमें पूरी उम्मीद है कि आप एक ANM के रूप में छाया VHND सत्र को जेंडर आधारित भेदभाव से मुक्त बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगी और सुनिश्चित करेंगी कि वहां आने वाले हर एक दंपत्ति, महिलाएं और बच्चे सभी जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं लेकर ही घर वापस जाएं। धन्यवाद।